एक परसेप्शन बना हुआ है कि इट इज़ अ वन साइडेड इलेक्शन। तो वन साइडेड इलेक्शन को लेके पीपल आर लीनियंट। जब भी अनस्टेबल गवर्नमेंट, अनस्टेबल गठबंधन सामने आते हैं तो देश सोचता है कि काम क्या करेंगे जब ये टिक नहीं पा रहे हैं। डीआईए गठबंधन का एक नेता बताओ जिसको हम सोच सकते हैं देश का प्रधानमंत्री हो सकता। बेचारी त्रस्त होने के बाद भी एक इमोशनल ग्राउंड पे कि भाई गांधी परिवार के अस्तित्व को बचाने के लिए वहाँ की जनता अपनी बलि दे रही। हमने रायबरेली के लिए ये किया, हम आगे ये करेंगे, ये सोनिया जी बोलती तो मुझे लगता कि वो रायबरेली के लिए सोच रही हैं। वो आज भी बेटे के लिए सोच रही हैं कि रायबरेली सुनो, मैं अपना बच्चा आपको सौंप रही हूँ। जो वोट परसेंटेज गिरा है इसमें कहीं बीजेपी की या मतलब सरकार जिस तरीके से अभी भाजपा की है पूरे देश में, तो आप नहीं समझते हो कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन कर रहे हैं कि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं फैला पाए, या उस तरीके से मतलब जो भी सरकार है या सांसद है पर्टिकुलर एरिया का, ये मतलब ग्राउंड लेवल पे कैसे होगी ये चीज़ कि लोग जाएं वोट करने? जाना चाहिए था। देखिए, इसको मैं मानती हूँ कि अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं कि आप मतदान करें, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि या तो कहीं एक परसेप्शन बना हुआ है कि इट इज़ अ वन साइडेड इलेक्शन। तो वन साइडेड इलेक्शन को लेके पीपल आर लीनियंट अबाउट देयर ड्यूटीज़। मेरे को एक ये कारण दिखता है कि ये जो एक, ये तो पक्की बात है, ये तो हर जगह आप भी चर्चा में सुन रही होंगी। तो लोगों को लगता है कि वैसे बीजेपी को जीतना है तो बीजेपी जीत ही रही है। हाँ। सिर्फ बात है कि 400 पार करेगी कि नहीं पड़ेगी। अब हाँ। ये तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा कि बीजेपी हार रही है। तो वहाँ पे एक ऐसा परसेप्शन जो डेवलप है हुआ है, इट माइट बी वन ऑफ द रीज़न कि वोट परसेंटेज इतनी अच्छी कन्वर्ट नहीं हुई है, कंपैरेटिवली होनी चाहिए थी। ये मैं एडमिट करती हूँ कि ये परसेप्शन का एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। अब अगर रायबरेली पे आते हैं तो रायबरेली में इस बार राहुल गांधी आ गए हैं, जैसा कि अभी आपने बोला, हमने सुना। तो रायबरेली भी शुरू से अमेठी की तरह कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहाँ पे भी कभी हार मिली नहीं है इनको। तो क्या लगता है कि उस हिसाब से कोई डेवलपमेंट वहाँ हुआ है, या मतलब इस बार जनता देखेगी उस चीज़ को, या इस बार भी कांग्रेस को सराखों पे बैठाएगी? देखिए, जनता देख रही है, जनता एक्चुअली काम देख रही है इस समय, और इस समय एक अवेयरनेस और जनता में है। आप हमेशा देखेंगे कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जनता के वही मतदाता जो शायद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कास्ट करता था या रीजनल पार्टीज को कास्ट करता था, वो लोकसभा में भाजपा को करता है। कारण है कि नेतृत्व बहुत इम्पोर्टेंट है, नीति बहुत इम्पोर्टेंट है, नियत बहुत इम्पोर्टेंट है। नेतृत्व की बात करी जाए तो यहाँ पे जो एक स्टेबल गवर्नमेंट है, खुद भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में 13 दिन सरकार चलाई। उन्होंने देखा कोalition की गवर्नमेंट का क्या डिमेरिट्स होते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं इसको भाजपा के पक्ष में नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि स्टेबिलिटी कौन दे रहा है। जब भी अनस्टेबल गवर्नमेंट, अनस्टेबल गठबंधन सामने आते हैं तो देश सोचता है कि काम क्या करेंगे जब ये टिक नहीं पा रहे हैं। आप टिकोगे तो काम करोगे ना, आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा तो आप काम में कन्वर्ट कर पाओगे। और एक दुर्भाग्य हो रहा है जो हर 5 महीने में चुनाव होते हैं। तो जैसे कि बीजेपी के संकल्प पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई है, क्योंकि कितनी विकास का काम रुकता है, कितनी बार आचार संहिता लगती है, कितना पैसा खर्च होता है, बार बार कैंपेनिंग है, लोग जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स पे विकास के काम कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको फिर एकदम से डिप्लॉय कर दिया जाता है कि आप चुनावों की व्यवस्थाएं देखो। तो बहुत सी चीज़ों में ग्रोथ रुकती है मल्टीपल टाइम में जो इलेक्शंस होते रहते हैं। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है तो वो, और विच वॉज देयर अर्लियर ऑल्सो इन द कंट्री। तो एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ स्टेबिलिटी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं जब आपको काम करने के लिए रूम ही नहीं दूंगी, आपको एक समय का दायरा नहीं दूंगी, आप परफॉर्म कहाँ से करोगे? क्योंकि एक टाइम तो आपको मंत्रालय मिलता है, आप उसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करते हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, फिर उसको इसको एग्जीक्यूशन में डालते हैं। तो टाइम फ्रेम तो चाहिए ना। वो टाइम फ्रेम के लिए आपको स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। अब स्टेबल गवर्नमेंट मिलती नहीं है तो कन्वर्जन डेवलपमेंट का होता नहीं है। तो ये तो देखा कि 10 साल में आई डोंट से कि इससे पहले देश में काम नहीं हुआ, डेवलपमेंट्स नहीं हुई, चीज़ें बनी नहीं, लेकिन इस 10 साल में जो स्केल है, जो स्पीड है,
जो मल्टीप्लिकेशन टेबल की जो एक पावर है वो बड़ी है। क्यों? क्योंकि 10 साल एक स्टेबल मेजोरिटी की गवर्नमेंट रही है। राइट। तो वहीं यही गवर्नमेंट थी बीजेपी की, अटल जी के टाइम में नहीं काम उतना कर पाई क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं थी। तो मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि देश जानता है कि जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो एक जो IQ होता है वो मतदाता का, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे होता है। और जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो इट इज़ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ नेशन फर्स्ट और नेशनल इंटरेस्ट में, प्रधानमंत्री पे ज़्यादा केंद्रित। तो यहाँ पे क्या, विपक्ष के पास, जनता के पास एज ए वोटर विकल्प ही नहीं है। You don't have option because the kind of नेतृत्व मोदी जी has given to the country वो एक नेक्स्ट लेवल का है। वो इस समय वर्ल्ड लीडर बने हुए हैं। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। राहुल गांधी जी नेशनल छोड़िए, इंटरनेशनल छोड़िए, नेशनल लेवल पे वो नेतृत्व नहीं है। क्या अखिलेश जी हैं, क्या ममता जी हैं, मतलब कौन है? मुझे एक नेता बताओ गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का, NDIA गठबंधन का एक नेता बताओ जिसको आप सोच सकते हैं देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। ये जो आप कोई जो सामने भी नहीं है, सेकंड ऑर्डर का कोई एक बता दो। नहीं है वो अनुभव, नहीं है वो काम की डिलीवरी ऑन द प्लेटफॉर्म। तो ये जो अनुभव, और मोदी जी का क्या है, प्रधानमंत्री के तौर पे 10 साल का कार्यकाल, तकरीबन 13 से 15 साल का कार्यकाल CM के तौर पे, और उसके बाद बूथ लेवल पे काम किया हुआ एक शख्स जिसने शायद पूरा जीवन ज़मीनी स्तर पे काम किया है, डिलीवर किया है। तो एक जो अनुभव है, जो एक बड़ा स्पेक्ट्रम उनके काम का बनता है। और अबव ऑल जो कन्वर्जन है, धारा 370 हटी, 65 साल आपने भी राज किया, सियासी रोटियां सेकी गई। आज कितने डिप्लोमेटिक तरीके से, क्या मैं कांग्रेस के मेरे या देश के एक इंसान, आप खुश नहीं है धारा 370 हटने से? सब खुश हैं। तो ये खुशी आपने क्यों नहीं दी हमको? आपने को यही इल्जाम वो हमेशा लगाते रहते हैं। राम मंदिर का ताला आपने खुलवाया तो निर्माण क्यों नहीं करवाया? वही यही वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जितने कॉन्सेप्ट्स जो GST से लेकर सारे कॉन्सेप्ट है वो भाजपा ने चुराए हैं हमसे, और फिर वो जनता को पेश कर रही है। वो सब हम अपने टाइम पे बना चुके हैं। देखिए होता क्या है, एक सरकार अभी काम कर रही है, और सरकार कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, उसने इनिशिएट किया, अब वो सरकार हट गई, अब दूसरी सरकार के पास वो प्रोजेक्ट्स हैं एज एन होमवर्क, उनको उसको कंप्लीशन में लेकर आना है। मैं यही तो बोल रही हूँ कि स्केल बड़ा है, कन्वर्जन बड़ा है, रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट है। उसने, उसकी नीयत साफ थी, उसकी नीति क्लियर थी, और नेतृत्व इतना स्ट्रांग था कि उसने रिजल्ट, अगर कोई संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो 2000 UPA की 10 साल अगर हम देखें मनमोहन जी के, और 10 साल ये देखें, अगर कंपैरिजन एनालिसिस करें, तो जो मैनिफेस्टो कांग्रेस UPA लेकर आई थी, जो मैनिफेस्टो NDA की सरकार लेकर आई थी 2014-2019 में, जो उसका डिलीवरी है वो तकरीबन 80 to 85% विद सक्सेस रेट है। वहाँ पे 50 से 55% नहीं थी। यानी कि आपने जो वादे किए उसको आपने वादे करके आपने इनिशिएट तो किया, लेकिन पूरा नहीं किया। तो आपकी परफॉर्मेंस तो नहीं दिखती वहाँ से। रायबरेली में इतने कॉन्फिडेंट क्यों है राहुल, या शायद कांग्रेस पूरी पार्टी? देखिए रायबरेली में कॉन्फिडेंस मैं समझती हूँ, क्योंकि एक वहाँ पे वो श्रेय ना, मैं अगेन राहुल गांधी को नहीं दूंगी, मैं कांग्रेस को नहीं दूंगी, वो श्रेय वहाँ की जनता को दूंगी कि वो बेचारी त्रस्त होने के बाद भी एक इमोशनल ग्राउंड पे कि भाई गांधी परिवार के अस्तित्व को बचाने के लिए वहाँ की जनता अपनी बलि दे रही है। मैं सच बता रही हूँ, कई बार जनता बहुत इमोशनल हो जाती है, और इमोशनल प्ले कार्ड में ना उसको मैनिपुलेट कर जाते हैं। जैसे कि क्या बयान आया, हमने रायबरेली के लिए ये किया, हम आगे ये करेंगे, ये सोनिया जी बोलती तो मुझे लगता कि वो रायबरेली के लिए सोच रही हैं। वो आज भी बेटे के लिए सोच रही हैं कि रायबरेली सुनो, मैं अपना बच्चा आपको सौंप रही हूँ। आप सोचो आप किस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करते हो लोगों को। आप अपना काम गिनाते, उसके काम पे बोलते कि मेरे बेटे को लेकर आओ। तो एक मैं मानती शी इज अ जेन्युइन पॉलिटिशियन, जेन्युइन उनका काम करने की नीयत है, समर्पण है रायबरेली के लोगों के लिए। तो दुख होता है कि काम की जगह आप इस तरीके के इमोशनल प्ले कार्ड खेलते हो, और जनता को मैं समझती हूँ रायबरेली की जनता को विवेक से काम लेना चाहिए। अपनी विकास को, अपने बच्चों को पहले सोचना चाहिए। ये लोग अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं कि मेरे बेटे का फ्यूचर आपके हाथ में है।
तो आपके बेटे का फ्यूचर भी उस सांसद के हाथ में होता है। क्या उसने आपके बेटे का, यानी कि रायबरेली के जनता के बच्चों का फ्यूचर का निर्माण किया? आज तक गए क्या राहुल गांधी रायबरेली में? 5 साल नहीं गए होंगे, 5 बार नहीं गए होंगे 5 साल में जी। तो ये जनता को सोचना चाहिए कि काम कौन कर रहा है। अब इसके बाद जो उत्तर प्रदेश की, और ये मैं समझती हूँ कि और जनता आज कहीं ना कहीं सोच रही है, तो एक इमोशनल प्लेग्राउंड पे अगर रायबरेली ले जाए, वरना तो कांग्रेस का अस्तित्व हम जानते हैं। पिछले चुनाव में भी एक रायबरेली के सिवा कुछ आया नहीं था। तो एक सिर्फ एक फैमिली का नाम लेके, एक इमोशनल कार्ड करके वो सीट वो लेके जाते हैं। काम किया होता तो शायद आज यूपी में उनकी उपस्थिति होती। अमेठी में इमोशनल कार्ड पिछली बार चला नहीं, इस बार क्या होता है वो तो 4 जून को मालूम चलेगा। रायबरेली में आपका कहना है कि अगर जीत भी जाते हैं तो इमोशनल कार्ड के बेसिस पे जीतेंगे। लेकिन मैं फिर भी रायबरेली की जनता को बोलूँगी कि प्लीज़ सोनिया जी के बेटे के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए आप वोट कास्ट करें। वो तो उनका बेटा तो वैसे भी सेफ है, जोन में है।